बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11th आवर ईद स्पेशल में मैं वसीम बादामी आपको खुश आमदेद कहता हूँ। और अब आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जब इस तरह से मेहमान हमारे साथ होते हैं तो ये प्रोग्राम का ये वाला जो लम्हा है जिससे मैं भी गुजर रहा हूँ, यानी इंट्रोडक्शन का, ये सबसे मुश्किल होता है कि अब अगर इनका पूरा तारुफ करवाया जाए तो फिर वो प्रोग्राम का टाइमिंग में इशूज़ हो जाते हैं, और मुख्तसर तारुफ कराया जाए तो वो भी ज़रा सी अजीब सी बात लगती है। लेकिन स्टिल आई विल गो फॉर द सेकंड ऑप्शन बिकॉज मुझे प्रोग्राम के टाइमिंग्स में और उनसे बात करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब पाकिस्तान में फ़िल्म इंडस्ट्री, इस पर बहुत ज़्यादा बात होती है जनाब के फ़िल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान में, इसका हम कंपैरिजन भी करते हैं लोग पड़ोसी मुल्क से, क्यों है क्यों नहीं है। एक डिबेट ये होती है कि जनाब उस अंदाज की फ़िल्में ही नहीं बनती इसलिए फ़िल्म इंडस्ट्री हिट नहीं है। एक इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है। एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि जनाब टैलेंट वैसा नहीं है इसलिए शायद लोग, एक इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है। लेकिन हमारे साथ आज के प्रोग्राम में जो शख्सियत मौजूद है उनके बारे में मेरा नहीं ख्याल कि दो ओपिनियंस हो लोगों की। लोग इस बात पर एग्री करते हैं और उन्होंने साबित किया है फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर। यानी आप एक टिपिकल पंजाबी फिल्म में उन्हें एक पंजाबी हीरो का किरदार अदा करते हुए भी देखते हैं, और फिर आप एक टेलीफोन नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी उन्हें देखते हैं। वन एक्सट्रीम टू अनदर, और दोनों में इक्वली कामयाब। अब बाकी उन्होंने अवार्ड्स बेहिसाब लिए, पाकिस्तान का हर बड़ा अवार्ड लिया टू कट इट शॉर्ट, और इसके अलावा हर रोल किया, 400 से ज़्यादा फिल्में की, प्रोडक्शन भी की, डायरेक्शन भी की। हमारे साथ आज ईद के स्पेशल प्रोग्राम में मौजूद हैं, और ये इस हवाले से भी स्पेशल प्रोग्राम है कि मतलब मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने उनका आखिरी टेलीविज़न इंटरव्यू कब देखा, पता नहीं, शायद सालों पहले। मुझे तो बड़ी रेयर अपीयरेंस देते हैं, नन अदर देन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की शान, अदाकार शान। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका, और थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। यू डिजर्व इट, डिजर्व इट। थैंक यू सो मच। तो कैसे हैं शान भाई? ठीक बिल्कुल ईमान, आप सुनाएं। शान भाई कहने में तो आप नहीं करेंगे? फाइन में हाँ भाई ठीक है। अच्छा ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो ईद की मुबारकबाद। थैंक यू और शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। वैसे अब अगेन ये कुछ सवाल आते हैं जो वैसे आमतौर पर बड़े घिसे पिटे लगते हैं, लेकिन बट फॉर अ पर्सन लाइक यू जो इंटरव्यूज़ ही बड़े कम देते हो, उनसे लोग ये बातें सुनना चाहते हैं। पहले तो ईद का बताएं ना, ईद कैसे मनाते हैं? क्या जस्ट लाइक अनदर डे सो के गुजारते हैं, फैमिली के साथ गुजारते हैं क्या? देखें, ईद का ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जब हम छोटे थे तो माय फादर पास्ड अवे व्हेन आई वाज वेरी यंग, तो वो खिला जो है उसको पुर करते रहते हैं बस। और कभी आज अल्लाह ने ये मौका दिया है कि हम खुद पेरेंट्स बन गए, तो बड़ा अच्छा लगता है और कुछ सीखने का मौका मिलता है इस उम्र में भी कि वालिद का क्या रोल होता है, कैसे करते हैं, क्या करना पड़ता है, सुबह कितने बजे उठना पड़ता है। सो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कभी कभी बैठ के सोचते हैं तो लगता है कि वक्त बहुत गुजर गया है। अच्छा, और ये आपकी माशाल्लाह 4 बेटियां हैं? मेरी 4 बेटियां, इसमें ट्रिपलेट्स भी हैं। ज़िंदगी का कौन सा फेज़ आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया है? वो बचपन वाला, लड़कपन वाला, अब नाउ एज अ फादर? या मेरे ख्याल में इससे बेहतरीन फेज़ मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया जहाँ पे आप अपने बच्चों को बड़ा होता देख सकते हैं, आपकी वो तमाम वैल्यूज़ इंटैक्ट होती हैं जो एवरी पेरेंट की होनी चाहिए मेरे ख्याल में। तो मेरे ख्याल में मुझे कोई कल कह रहा था कि आप वहाँ नज़र नहीं आए, आप उस जगह पे नहीं आए, आप उस जगह पे नहीं आए। मैंने कहा आई एम अ बेटर फादर देन अ PR पर्सन। तो मुझे ये होता है कि मैं घर कैसे पहुँचूँ। सो मुझे बहुत कम इंटरेस्ट होता है बिकॉज आई थिंक आई हैव डन 570 फिल्म्स टिल नाउ। ओह, मैं तो 400 प्लस कह रहा था, इससे भी ज़्यादा है। अच्छा, ओके, ऑलराइट। यू नो, फिर आप होता है कि अब यू हैव डन योर बेट, आप अपना काम कर चुके, तो उसके बाद आपने सिर्फ इस मुल्क की रिस्पेक्ट के लिए जो कुछ करना पड़े, चाहे वो काम छोड़ना पड़े या काम करना पड़े, उसको फॉलो करना, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को साथ लेके चलना, वैल्यूज़ इंटैक्ट रखना। आई थिंक दीज आर द पॉइंट्स जो आगे जाके बहुत ज़रूरी हैं कि इंसान के एक कैरेक्टर डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी। सो आई थिंक उसको ही करते करते उम्र गुजर। तो आप मैनेज कर लेते हैं, मतलब आपके लिए कोई और मसरूफियत नहीं है अपने काम और फैमिली के अलावा? नहीं, तो काम, जब आप काम पर नहीं है तो फैमिली के साथ है। इट इज़ एज सिंपल अब तो खुशियाँ, गम, लड़ाइयाँ, वो भी काफ़ी हिस्सा घर में ही रहता है। सो ये होता है ना कि ज़्यादातर बाहर पहले ज़्यादा होती थी, अब कभी घर में ज़्यादा हो जाती। सो यू नो, ये बहुत अच्छे नशे फराज है बिकॉज लड़ाई भी एक डिमांड है, और डिमांड इज़ अ साइन ऑफ लव। सो आई थिंक आई सी दैट। और शादी, ये कोई लव मैरिज थी? शादी इज़ इट्स अ वेरी डिपेंडेबल रिलेशनशिप। इस उम्र में आके फील होता है कि इट्स मोर डिपेंडेबल। इस उम्र, आप उम्र का बार बार तज़किरा कर रहे हैं, तो इफ आई मे आस्क, आई एम 41 नाउ। माशाल्लाह, ओके। तो लेकिन मेरी अम्मी कहा करती थी कि जब मैं बहुत छोटा था तब भी मेरे अंदर एक बाबा था कोई। अच्छा। सो यू नो, सो आई थिंक तन्हाई ऐसा कर देती है, सो बहुत सोचने पे मजबूर करती है, और आपको बहुत नुमाया नज़र आती है हर चीज़, जब ख़ास तौर पे
बाप की शफकत की ऐनक ना लगी हो ना, तो बहुत चीज़ें, बहुत शहर बहुत मुख्तलिफ होता है, लोग बहुत मुख्तलिफ होते हैं, तो उसमें सीखने का इतना मौका मिल रहा होता है कि आप अपने आप से ज़्यादा बात करते हैं, लोग आपसे कम बात करते हैं। तो इस तरह करते करते आप ज़िंदगी गुजारते हैं, उस सफ़र में चलते हैं, और जो भी फोकस आपने किया होता है उस पर पहुँचते हैं। Alright. अच्छा, अब ज़रा आपके अगर काम की तरफ आएँ, ये सवाल आई एम श्योर आपसे शायद निजी महफिलों में बहुत होता होगा, वैसे भी लोग बहुत सोचते हैं कि जनाब शान, जो कि मतलब आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपका एक एग्जीक्यूटिव एक लुक है, सारा कुछ है, तो भाई लोग ये पूछते हैं यार शान फिर क्या पड़ी है, ये वो क्या, ये पंजाबी फिल्म है, ये क्या है गंडासा, ये क्यों, वाई वो ये। देखिए, उसका एक बहुत खूबसूरत पहलू जो है वो ये है कि एलीट जो है वो किसी नेशन में उसकी कंट्रीब्यूशन ज़रूर होती है, लेकिन उसके स्टेक्स बहुत कम होते हैं। स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, एज ए परसेंटेज देखा जाए तो कम। हाँ, मतलब हमारी बत्ती नहीं आती तो हम जनरेटर चला लेते हैं, लेकिन जो हमारे साथ जनरेटर अफोर्ड नहीं करता, अब वो जनरेटर के शोर की वजह से नहीं सो सकता। तो हमें उस नेशन का भी ख्याल रखना है, क्योंकि उनके लिए हमने सब कुछ बंद कर चुके हैं ऑलरेडी। आपकी हर किस्म की एंटरटेनमेंट सिर्फ उनके लिए बंद है, चाहे वो जिस तरह की भी हो। वो जो राब्ता है वो नहीं टूटना चाहिए था मेरे लिए। देखें, एक एक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि वो कहानी को नरेट सही करे, और कहानी पहले हो और उसका किरदार या अपनी ईगो ट्रिप उसका बाद में हो। एनीबडी हु नरेट्स द स्क्रिप्ट in his character is a good actor. Okay. तो मेरे लिए एक चैलेंज था, बिकॉज मैं 5, 6, 7 साल अमेरिका रहा। जब मैं यहाँ आया तो उन्होंने मुझे फिल्म इंडस्ट्री वालों ने कहा कि ये तो मम्मी डैडी है, ये क्या कर सकता है। तो आज के दिन तक मैं पंजाबी पढ़ नहीं सकता हूँ। Okay. मैं सुनता हूँ तो फिर मुझे उससे आई स्टार्ट डूइंग इट लाइक दैट, क्योंकि उसको समझने के लिए एक वक्त चाहिए, पंजाब को समझने के लिए एक उम्र चाहिए। तो उससे बेहतर है कि जो लोग उम्र गुजार चुके हैं उनके साथ बैठक कर ली जाए, ताकि उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं आप। इससे काउंटर आर्गूमेंट ये लोग कहते हैं, मतलब कि हमारा कल्चर, अगर आपका आर्गूमेंट ये कि जनाब दैट रिफ्लेक्ट्स आवर कल्चर, तो लोग कहते हैं कि ठीक है, दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, लेकिन क्या यही हमारा कल्चर है कि जनाब हर दूसरी फिल्म में ये नजर आ रहा होता है? नॉट प्रिसाइसली यू डूइंग इट, बट मैं पहले तो ये बात की, देखें, व्हाट इज कल्चर, दैट इज वेरी डिबेटेबल, वेरी मच, बट मैं उसमें नहीं जाऊंगा इस वक्त। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि आपके जो आइकॉन्स हैं वो यही कर रहे हैं, यही हो रहा है। जिस तरह अगर आप सियासत में आइकॉन्स देखते हैं, बिकॉज हम तो सिर्फ आइकॉन्स होते हैं घर के अंदर की हद तक, वो जो अंगूठे पे निशान लगवाते हैं वो सही मायनों में आइकॉन्स होते हैं कि जी हाँ, आके वोट डालें और ये करें। तो उनकी जो तर्ज ज़िंदगी है या उनकी जो प्रोटोकॉल है, या उनकी, अब बड़ा आदमी वो जिसका प्रोटोकॉल है, चाहे वो जितना मर्जी दानिश्वर हो, अगर उसके पीछे या आगे डाला नहीं है तो वो दानिश्वर नहीं है, या उसकी कोई सुनेगा नहीं, वो कहेगा जा बाबा माफ़ कर, चलें भाई आगे चलें, वो गाड़ी है। तो इस तरह का स्टैंडर्ड एक मेंटेन हो गया है। इट्स वेरी, हर लेवल पे एक फेक सोसाइटी एग्जिस्ट करना शुरू कर दी है उसने। अगर आप एक्सट्रीम अगर आप जाते हैं हमारी एलीट की तरफ, तो वो 6-6 लाख का बैग ले रहे हैं, लुई वुइटन्स ले रहे हैं, और अगर आप उसको इस एक्सट्रीम पे लेके आते हैं तो ये भी एक वेब निट किया गया है और उसके अंदर इनको डाला गया है, प्रेशराइज किया जा रहा है, बिजली नहीं दी जा रही है, फलान। सो इट्स अ होल, अगर मैं जूम बैक करता हूँ, या मेरे ख्याल में हर डॉक्टर जो है वो हर मुसीबत का हल ऑपरेशन से ही निकालता होगा, तो मेरे ख्याल में एज एन एक्टर अगर मैं देखूं तो मुझे भी ये एक स्क्रीन प्ले जो नज़र आता है, क्योंकि मुझे भी पाकिस्तान में ये फिल्म देखते हुए 40 साल हो चुके हैं, जो कि जिसे पाकिस्तान कहा जाता है, जिसका मैं भी हिस्सा हूँ। और मैं कभी कभी उस हिस्से से निकल के देखता हूँ कि यार क्या हो रहा है। अखबारात हैं, टीवी शोज़ हैं, टॉक शोज़ हैं। मुझे वो दौर भी याद है जब 12 बजे तार खींच ली जाती थी टीवी की, और आज उसका बिल्कुल बरक्स अगर आप देखते हैं। सो क्या ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच? that is also very debatable कि मीडिया's रोल। तो इस तरह अगर हम देखते जाएं, एक एक पहलू को देखते जाएं, तो वो एक बहुत डिफरेंट डायमेंशन में आ जाता है। okay. जी अच्छा, लेकिन अगर मैं इसको बिल्कुल, अगर एक आम व्यूअर के लिए आसान अल्फाज में आपसे मैं ये पूछूं कि अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री, जिसका लोग बड़ा नॉर्मली एक कंपैरिजन मेक करते हैं पड़ोसी मुल्क के साथ, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ। मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ कि इसकी 2 आइडियोलॉजीज हैं। फिर एक तो मैंने आपसे बयान की, दूसरी ये कि बिजनेसमैन की सबसे इंपॉर्टेंट एथिक जो होती है वो पैसा बनाना होता है। तो अगर इनको इस चीज़ का रिस्पांस ना आ रहा हो तो ये मेरे कहने पे भी नहीं बनाएंगे, या मेरे ना कहने पे ये रोकेंगे नहीं। सो इनके लिए अगर आप आज अगर हम इंडिया की फिल्म लेके आ सकते हैं पाकिस्तान में, और हम पेट्रियाटिक लोगों को हम कहते हैं कि ये फंडोज हैं, ये एक फंडामेंटलिस्ट इनकी सोच है, ककूंड हैं, कुएं के मेंढक हैं। सो एवरी हम वो भी सहते हैं, लेकिन हमने अगर बोलते नहीं हैं उस पर। सो आई थिंक बिजनेसमैन जब कोई चीज़ देखता है उसमें इन्वेस्ट करता है, आज वही लोग हैं जो ऐसे सिनेमाज में आते नहीं थे,
और आज मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो सिनेमास डेवलप कर रहे हैं. सो आई थिंक इट्स अ चेन रिएक्शन. उसको अगर देखा जाए तो उसके लिए अगर पंजाब की फिल्में नहीं चल रही या पंजाबी फिल्में नहीं चल रही, तो इसका भी मैं बहुत ज़्यादा जो बोझ है इस बात का, वो मैं पंजाब हुकूमत पे ज़रूर डालूंगा. पंजाबी फिल्में भी लगाए ना, तो अगर हर हीरो सिख बना हुआ है तो इसका मतलब पंजाबी चल रही होगी. तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि डायमेंशंस क्या हैं इसकी. लेकिन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना हुकूमत का हिस्सा है. हम उनसे कभी फिल्म बनाने के पैसे नहीं मांगते हैं, हम लैब बनाने के पैसे नहीं मांगते. सो आई थिंक इसमें जब तक पार्टिसिपेशन चीफ नहीं होगी फ्रॉम एवरी एंगल, अगर आप मीडिया बूम देखते हैं तो इसके पीछे से अगर आप इन्वेस्टर्स देखते हैं तो इट इज़ बहुत सारी चीज़ों के बाद, पॉलिसी के बाद आपके चैनल्स बनते हैं. ठीक. एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अदाकार शान हमारे साथ मौजूद हैं. इस बातचीत को यहीं से आगे बढ़ाएंगे. इस प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं. शान हमारे साथ मौजूद हैं. अच्छा, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई आपके ख्याल में अगर हमारी फिल्म का मयार उस जैसा नहीं है जैसी भारत की फिल्म का मयार, बिल्कुल ठीक नहीं है, ये तो हम मानते हैं. हम कहीं स्टैंड नहीं करते, ये भी मानते हैं. हमारी पीआईए का भी नहीं है, हमारी रेलवेज का भी नहीं है, हमारी किसी और इंडस्ट्री का नहीं है, हमारी सिक्योरिटी का भी नहीं है, हमारी डेमोक्रेसी का भी नहीं है. तो फिर इसलिए इसका भी नहीं. बिल्कुल नहीं. और इसकी वजह, हु इज टू बी ब्लेम्ड? द गवर्नमेंट. Somebody has to be blamed for whatever is happening. तो जहां उसके हिस्से में हम इतना बोझ डाल रहे हैं, थोड़ा सा हमारा भी डाल दीजिए. अच्छा, ठीक है. और ये भारतीय फिल्मों को लगना चाहिए पाकिस्तानी सिनेमा में? बिल्कुल लगना चाहिए. मेरे ख्याल में ये एक हेल्दी कंपटीशन है, लेकिन इक्वल ग्राउंड पे खेलने का मौका देना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि मेरे 6 खिलाड़ी हैं और उनके 12 हैं और मेरे लिए लेग बिफोर आउट है और उनके लिए नहीं है. ये डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं, जो ड्यूल स्टैंडर्ड्स हैं, इनके ऊपर हमें नहीं चलना चाहिए. हमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो आप मुझे बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो मुझे ज़्यादा राइट्स होने चाहिए यहाँ पे कारोबार करने के, जबकि मेरे कम है. Which is not the case. यानी अभी नहीं है आपको राइट्स. ठीक. अभी भी कम है यहाँ पे. मतलब हम एक वार की मिसाल नहीं लेते हैं, हम उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. उसके अलावा इंडस्ट्री सर्वाइव करती रही है पूरे 40-50 साल. तो वार तो माशाल्लाह अब आई है, बट उससे पहले हमने एक पीरियड गुजारा है पूरा इंडस्ट्री में. बट बाय द एंड ऑफ द डे हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम इस पहलू को, इस डेवलपमेंट को किस तरह अपने बेनिफिट के लिए लेके जा सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि उस आज की जो टेक्नोलॉजी है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं आ सकते. हम आज शुरू कर रहे हैं. हम आज वो कर सकते हैं जो हॉलीवुड के पास टेक्नोलॉजी, हम वो यहाँ लेके आ सकते हैं. हमें रिप्लेस नहीं करनी है टेक्नोलॉजी. सही है. हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर में. अगर आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो हम पैरेलल खड़े हो जाते हैं वेस्ट के साथ जाकर. और ये एक कैमरे की रेवोल्यूशन ने ये साबित कर दिया है, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने ये साबित कर दिया है कि आप ये कर सकते हैं. इंडिया हैज़ इन्वेस्टेड हेविली इनटू 35 फॉर्मेट, इसलिए उसको चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, दैट मेक सेंस. आपने किसी इंडियन फिल्म में मतलब काम? जी, मैंने नहीं किया, बिकॉज आई थिंक जो अदाकार होते हैं वो हम लफ्जी तौर पे कह देते हैं कि आप सरमाया हैं जी इस मुल्क का. वो मिलते हैं ना लोग तो कहते हैं बड़ा अच्छा लगे, बड़ा सरमाया है यार. तो बाद में बंदा सोचता है यार कौन सा सरमाया है, हम टैक्स हम देते हैं, बत्ती मेरी नहीं आ रही, फलां ये नहीं. सो आई यू नो ऑल दीज थिंग्स एंड देन यू से कि ओके फाइन, बट आपकी कुछ अपनी वैल्यूज होती हैं जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ने से पहले आपके वालिद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो आप पढ़ते हैं और उसको समझते हैं और उसको अपनाते हैं और उस बेसिस पे आप खेलते हैं. कि आप, मैंने ये समझता हूँ कि जब तक पाकिस्तान में रह के मैंने काम किया है तब तक मैंने किसी और जगह पे काम नहीं किया. और मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये था कि जो अगर मैं इस मुल्क का सरमाया हूँ तो मुझे इसी मुल्क में सर्फ होना चाहिए, ना कि मैं बाहर जाके अपनी आपको नहीं लगता अगर आप वहाँ के फिल्म इंडस्ट्री में जाकर भी वहाँ पर अगर अपना सिक्का जमाएंगे तो एक अल्टीमेटली पाकिस्तान की इज्जत बड़ी होगी कि यार एक पाकिस्तानी ना आके इतना बड़ा. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ इस बात में बिल्कुल. लेकिन अब आके मैंने उस आइडियोलॉजी को चेंज किया है, बिकॉज मैंने उस 10 साल में सबको इस आइडियोलॉजी की बात समझाने की कोशिश की, लेकिन मुझे इन वैल्यूज़ वाला कोई बंदा ना तो हुकूमत में मिला ना हुकूमत के बाहर मिला जो ये कह सके कि येस वी विल सपोर्ट. अब आके बिल्कुल मौजूदा हुकूमत में भी अभी तक सपोर्ट है नहीं, लेकिन हमें उम्मीद बहुत ज़्यादा है. बिकॉज आई थिंक हमजा रिप्रेजेंट्स अ ह्यूज, हमजा शहबाज साहब. हाँ, हमजा जो हैं वो इस वक्त उनके पास यूथ भी है और पावर भी है. तो ये कॉम्बो बहुत कम होता है. यूथ तो वो इमरान खान साहब के पास नहीं, यूथ तो उनके पास है, लेकिन उनके पास क्रिकेट खेलने वाली है, एक के पास पढ़ने लिखने वाली है. जितने फनकार हैं, सिंगर हैं, उनका कोई वाली वारिस नहीं है. सो मेरे ख्याल में अगर हम लोग स्ट्रांग हो जाए और हमारे भी 50-60 हज़ार वोट हो जाए तो शायद हमें भी माइक्स तकसीम हो या हमें हमारे
दफ़ा 144 जो है वो इलेक्शन कैंपेन्स या जलसों से उठा के जो कॉन्सर्ट्स के ऊपर, अगर आप आज कॉन्सर्ट करना चाहते हैं जिससे आम आदमी को कोई आराम मिलता है या कोई सुकून मिलता है, तो वो उसके लिए नहीं करेंगे, जलसे में आप गा सकते हैं। सही है। अच्छा, अभी आप सारी ये वाली बातें जब कर रहे थे तो मुझे वो आपकी ये बातें मैंने सुबह सवेरे भी सुनी से पहले। एक तो मुझे ये भी हैरत थी इसलिए कि मैंने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के बारे में, ये लोग ही कहते हैं कि यार ये सुबह नहीं उठ सकते, सुबह तो सोते हैं वो। तो वो सुबह उठने का एक्सपीरियंस कैसा था और सुबह उठकर फिर ये वाली बातें करने का एक्सपीरियंस कैसा था? ये बातें अक्सर हुआ ये कि वो सुनने वाला नहीं था, ये बातें यही थी। तो वो सुनने वाले कुछ मिल गए, तो मैंने सोचा कि यार बेहतर है कि हर एक्टर की ज़िंदगी में राइटर का बहुत बड़ा किरदार होता है। वो जो लिखता है हम वो बोलते हैं, चाहे हम उसके खिलाफ भी हों या हमें चीज़ पसंद ना भी हो। तो मेरा बड़ा शौक़ था, मुझे बड़ा दिल चाहता था कि मैं कभी उस आवाम के साथ जो मुझे प्यार करती है, रिस्पेक्ट देती है, उसके साथ मेरा अपने किरदार का मिलना जुलना बहुत ज़रूरी है। गैप बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और अब आके फील ये हुआ कि मुझे जो बात मैं स्क्रीन पे नहीं कह सकता था, वो एक कितने कैरेक्टर्स किए मैंने, हर कैरेक्टर किया, तो एक ऐसा कैरेक्टर था जो मैंने नहीं किया हुआ था, एंड दैट वाज माई सेल्फ। सो आई वांटेड टू शेयर इट विद मैं अपनी आवाम के साथ, नेशन के साथ ये चीज़ शेयर करना चाहता था कि मैं क्या सोचता हूँ, जमहूरियत के बारे में मेरा क्या ख्याल है। मैं भी इस मुल्क का हिस्सा हूँ और इस मुल्क में अगर चाय के ढाबे पे सियासत डिस्कस हो रही तो फिर यहाँ भी हो रही होगी। मेरी क्या आइडियोलॉजी है, मैं क्या एक्सपीरियंस? I think it was beautiful. I think it was great. But obviously हम लोग दिखने में चीज़ें कुछ और नज़र आती हैं और करने में कुछ और होती हैं। तो आज़ादी का लफ्ज़ जो है वो जितना मर्ज़ी बड़ा लिख लें, उसके बड़ा लिखने से आज़ादी नहीं मिलती है। तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा उसको समझना चाहिए। लोगोस बन जाते हैं, हर चीज़ बन जाती है, स्टैंडीज़ बन जाती हैं, सोच वही रहती है। उस सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। रंगों से, बातों से 4-8 बंदे बिठा के, इस मुल्क के उस मुल्क के बिठा के हम इकट्ठे कुछ आशा करते भी हैं अगर ये, तो इससे नहीं होता, डायलॉग नहीं होता ऐसे। जिस तरह मैं उनका प्रोग्राम चलते रहते हैं, अभी मैं जो पॉलिटिकल गैप्स हैं बहुत पुराने, उन पे वर्क हो रहा है और उन चीज़ों के पीछे भी अगर आप थोड़ा देखें तो मतलब फील होता है कि यार वी कैन डू मोर। सही, इसके ज़्यादा। मैं आपसे एक ऐसा सवाल करने लगा हूँ जो लोग अक्सर मुझसे करते हैं जब हम कभी किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं कुछ लेक्चर देने के लिए। लोग तो पूछते हैं कि जनाब, एक तरफ ऐसा लगता है लोगों को कि एक तरफ है प्रोग्राम का स्टैंडर्ड और एक तरफ है रेटिंग्स की डिमांड, और लोगों को ऐसा लगता है कि जनाब ये दोनों चीज़ें आपस में, अनफॉर्चुनेटली इन दोनों चीज़ों का तसादुम हो रहा होता है कि जहाँ आप कोशिश करते हैं कि बड़ा एकेडमिक बात करें, वहाँ रेटिंग नहीं आती। अब अगेन मालकान ने जो है वो सवाब कमाने के लिए चैनल नहीं खोला, जिस तरह आपने बताया कि बिजनेसमैन जो है वो सारे पैसे कमाने के लिए मूवी चला रहे, सवाब कमाने के लिए तो नहीं चला रहा। और दूसरी तरफ अगर अपना स्टैंडर्ड, अगर आपको रेटिंग चाहिए जो कि मालकान की डिमांड है, तो फिर आपको अपना स्टैंडर्ड गिराना पड़ता है। आई हैव माई ओन आर्ग्यूमेंट। आपका इस पर क्या सवाल? मेरा ये है इस पर क्या जवाब? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि बैलेंस हर चीज़ में बहुत ज़रूरी, मीज़ान का होना बहुत ज़रूरी, उसका एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। Okay. जैसे अगर मैं 12 शो कर रहा हूँ, सारे मॉर्निंग शोज़ में शादियाँ हो रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है, तो आपने शादी में तो नहीं करा है वैसे कोई? इसका कोई रिग्रेट तो नहीं आपको? मैं नहीं चाहता था कोई और करे, यही कह सकता हूँ। तो वो पॉइंट सिर्फ कहने का ये है कि अगर आप उसके पैरेलल आपको बहुत कुछ करना है। देखिए जितने आपके जिन ड्रामाज ने आपकी इंडस्ट्री को क्रिएट किया है, जो पीटीवी में चलते थे पहले, उस वक्त रेटिंग सिस्टम नहीं होता था। सही। तभी वो फिल्म, वो ड्रामे कहा जाता था कि जी वाह वाह वाह, ये ड्रामा इतना, ये रेटिंग मीटर्स का बिल्कुल सही, हर एक को अपना अपना इंटरेस्ट देखना है, लेकिन उस इंटरेस्ट में कहीं, देखिए इतने बड़े जिस्म में कहीं तो दिल होता है। मैं सिर्फ उस दिल के हिस्से की बात कर रहा हूँ कि आधे घंटा कंटेंट या 1 घंटा कंटेंट आपका बात पे हो ही ना, कि मुझे आप नए बच्चों को चांस दे रहे हो, आर्ट फिल्म्स की तरफ आ रहे हो, पैरेलल क्रिएट कर रहे हो। जितने बड़े बिजनेसमैन हैं उनके ऊपर मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि वो पैसे कमाना कम कर दें, लेकिन जितना पैसा वो कमा रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी बढ़ रही है कि उनको एक नई मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। आधे घंटे का सच बोलना है या घंटे का बोलना है या 2 घंटे। अभी आपके ख्याल में आधा घंटा भी लैग कर रहा है? नहीं, देखिए सच जनरली स्पीकिंग, मैंने फिर कहा कि सच बोलने के बहुत से रास्ते हैं, सच सिर्फ एक नहीं होता है। उस सच के पीछे कितने झूठ छुपे हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम क्या बताना चाह रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। कई दफ़ा होता है ये कि प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बनना ज़रूरी होता है, उसकी हवा निकाल देने से प्रेशर नहीं रहता है। तो सच बोलना भी कई दफ़ा ऐसा ही होता है कि खोखला ना हो जाए कहीं। इतना सच हम हवा में बोल देते हैं कि वो अमली तौर पे नहीं आ रहा होता। हम यही समझ होते हैं कि यार कोई ना कोई तो कर रहा होगा,
ये बोल रहा है बंदा यार ये बहुत सच्चा आदमी है, ये इसकी ड्यूटी है बस ये करता रहे, यू नो व्हाट आई मीन। सो हम वी डोंट वांट टू टेक पार्ट इन एवरीडे लाइफ, हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ये बात नहीं कह रहा कि सच नहीं बोलते, सच बोलने के अपने अपने रास्ते हैं, सब अपना सच बोलते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि चूंकि अभी ये एक आपकी एक नई मूवी जो कि अभी रिलीज़ हुई है ईद पर और इसमें बड़ी बातें हो रही हैं, मैं ज़रा इस पे आने से पहले, चूँकि इसमें भी मैं आपसे पूछूंगा ये भी क्या है, लेकिन इसका भी ताल्लुक किसी ना किसी अंदाज से करंट अफेयर्स और सिनेरियो से है, राइट, इस मूवी का भी। जनरली उससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका पाकिस्तान की सियासत के बारे में जनरली क्या ओपिनियन है? क्या देखिए, पाकिस्तानी सियासत के बारे में मैं कुछ कह तो नहीं सकता हूँ, बिकॉज मैंने एक वोट नहीं लिया आज तक। हाँ, वोट दिया वैसे आपने? वोट दिया है मैंने, मेरा आप शेयर करना चाहेंगे? होती है। देखिए, वोट देना एक बहुत ही प्राइवेट सी चीज़ है, उसका हर एक को हक है कि वो ये सोच ले कि मैंने करना है या नहीं, किसको देना है किसको नहीं देना। आई थिंक इट्स अ वेरी पर्सनल मैटर। लेकिन उसके बावजूद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने हमेशा जमहूरियत का साथ दिया है। तो अगर आप इस बात को समझेंगे तो वो आप समझते हैं कि डिक्टेटरशिप ने पाकिस्तान में देखें इंस्टीट्यूशंस को वीक किया है? ये फिर हम माइक्रो लेवल पे आ गए। अगर हम मैक्रो लेवल पे जाते तो वो आए क्यों, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है और किस पॉलिसी के तहत आए। अमेरिका जा रहे हैं तब आ रहे हैं या अमेरिका आया है तो तब जाएंगे, ऐसे ही है। दीज आर यू हैव टू अंडरस्टैंड द डायमेंशंस, उसके पीछे क्या। बट जनरली स्पीकिंग आप समझते हैं कि डेमोक्रेसी शुड प्रिवेल इन पाकिस्तान? आई थिंक इट शुड प्रिवेल एवरीवेयर, बट डेमोक्रेसी, व्हिच डेमोक्रेसी आर वी टॉकिंग अबाउट? हाँ ठीक है, वैसे अल्फाज की हद तक तो वो नहीं है। ठीक, जमहूरियत कहना, जमहूरियत को आगे लेके जाना, ये सब बोलते हैं, सब क्या है, क्या जमहूरियत, तो उसको देखना है वो क्या है कि उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन में जिस आदमी का जो एरिया आता है उसमें वो अमेंडमेंट्स करते रहते हैं। सही है। सिर्फ एक अवाम का एरिया है जिसमें अमेंडमेंट नहीं हुई पिछले जब से बना है। ठीक है। अच्छा, अब हम एक छोटा सा और वक्फा लेते हैं और हम वक्फे के बाद ये जो एक मूवी है शान साहब की जो कि अभी रिलीज़ हुई ईद पर और अभी इसके इब्तदाई शोज़ चल रहे हैं और इसका जो भी फीडबैक है उससे अंदाज़ा हो रहा है, बल्कि काफ़ी लोग तो ये कहते हैं कि जनाब ये मूवी रीवैम्प कर सकती है पाकिस्तान के सिनेमा को। ज़ाहिर है इस वक्त ज़रूरत है कुछ ऐसी मूवीज़ की कि जनाब जो कि ज़रा एक पॉजिटिव अंदाज में पुश करें चीज़ों को आगे, मुस्बत अंदाज में ले जाएँ। ये वार जिस मूवी का बड़ा चर्चा है, ये व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, इसमें शान साहब का किरदार और ज़रा कुछ और बातें करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं। ये वार, सबसे पहले तो बताएं कि ये अगर आप शॉर्टली बता सकें लाइक व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। देखिए, वार एक ऐसी फिल्म है जो रेवोल्यूशनाइज करेगी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को और एक माइलस्टोन साबित होगी। देखें, अच्छा जाना फिल्म का या बुरा जाना एक बात की बात है, बिल्कुल सही। एक बेंचमार्क रखना बहुत ज़रूरी होता है जहाँ से उसके बाद स्टैंडर्ड मेंटेन होना शुरू हो जाता है। सो वार ने एक ऐसा बेंचमार्क क्रिएट कर दिया है कि अब इस तरह का जॉनरा में जो भी आएगा उसको जो भी वो करना चाहेगा इस बेंचमार्क के साथ करना पड़ेगा उसको। ही कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट 1 पॉइंट 2, ही हैज टू स्टार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया है और वो स्टैंडर्ड किस एतबार से, कंटेंट के हिसाब से, कैमरा वर्क, एक्शन सीक्वेंस, ये सारी चीजें मिलकर ही एक्जीक्यूशन, ठीक, द होल पैकेज, एक पूरा पैकेज। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ क्योंकि हमारे यहाँ होता ये कि जब ऐसे नई फिल्म्स बनती हैं, नए नए बच्चे जो माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं ये फिल्में बनाते हैं, तो ये वैसे ही हमारे पास नहीं आते हैं काम करने के लिए, तो बहुत बड़ा मिसमैच रह जाता है। बिकॉज एवरी गुड डायरेक्टर नीड्स अ ब्रिलियंट एक्टर। जो भी हमारे ब्रिलियंट एक्टर्स जितने हमारे काम कर रहे हैं, हुमायूं हैं, मोमी हैं, साउद हैं, ये जितने अच्छे अच्छे बेहतर काम करने वाले, आई एम सॉरी अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ, लेकिन सारे मेल्स जो हैं, हमारे अदनान सदीकी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन सब कुछ, यू नो, दे आर पीपल हु आर क्रिएटिंग ऑल द बज़। तो मेरा ये ज़रूर होगा कि ये सब जो लोग हैं, ये इनको भी इस पैकेज में आना चाहिए और इस तरह इस स्ट्रक्चर से आगे जाना चाहिए, क्योंकि एक्सिक्यूशन जब आप करते हैं और कॉम्बिनेशन जब आपका सही होता है, पहली बार बहुत कम होता है कि कॉम्बिनेशन हो। वैसे तो नसीरी साहब वो रोल करके यहाँ पर चले गए हैं जो मैं 400 फिल्मों में कर चुका हूँ और जैसा भी उन्होंने किया है, खैर आई विल कीप माई व्यूज टू माई सेल्फ। ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर एंड आई एम नोबडी टू से एनीथिंग ऑन हिज करियर। बट उस पर्टिकुलर रोल के बारे में आपका एक ओपिनियन है? मतलब आई थिंक वन शुड हैव रिस्पेक्ट टूवर्ड्स अदर पीपल्स आर्ट ऑल्सो। हर आदमी जो परफॉर्म कर रहा होता है, चाहे वो सर्कस का हाथी क्यों ना हो, उसको आपको रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। उसको पिंजरे में बंद करें, लेकिन इस साइज़ का पिंजरा हो कि जिसमें वो पूरा आ जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है हमें एक दूसरे की शख्सियत को के बारे में समझने के लिए। तो इस सिनेमा के ऊपर ये जो नया सिनेमा क्रिएट हो रहा है, नया सिनेमा सपोर्ट हो रहा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और पाकिस्तान आर्मी जो है, मैं उसका बहुत ISPR ख़ास तौर पे
जिनकी बहुत सपोर्ट हमें रही। ये वो चीज़ें हैं जो हम सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तानी फिल्म में हम अफोर्ड कर सकेंगे। इस तरह की चीज़ें हमें देना जो है वो मेरे ख्याल में पहली बार सही मायनों में किसी ने फिल्म इंडस्ट्री का हाथ पकड़ा है। तो और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, और पकड़ा भी आप पहली दफ़ा किसी ने हाथ पकड़ा तो वो भी आर्मी ने पकड़ा, किसी सियासी हुकूमत ने नहीं पकड़ा। मतलब वो तो हम अब देखना, हम अब आप ये वही बात होगी कि हमें तो जब जहाँ से मिलता है प्यार, इंसान वही जाता है। तो जहाँ प्यार मिलता है हम वहाँ चले जाते हैं, जो नहीं सुनते हैं हम फिर भी कुछ नहीं कह सकते। हम उनको हर दफ़ा उनके कहने आपको वर्दी वालों से प्यार मिला, वो बाकियों से ज़रा कुछ कमी रहेगी। आपके सामने इंडस्ट्री के हालात हैं। अगर प्यार मिला होता तो हम आज हमारी फिल्म, इंडिया की फिल्म पाकिस्तान में लगने से पहले पाकिस्तानी फिल्म इंडिया में लगी होती, पंजाब में, इंडियन पंजाब में फिल्में हमारी लगी होती। हमें सॉफ्ट लोन्स दिए जा रहे होते फ्रॉम कोई प्रोडक्शन गवर्नमेंट, नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट, टू क्रिएट अ पॉलिसी अगेन। देखिए फ्रूटफुल पॉलिसी। आज अगर हमारे बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन बड़ा छोटा छोटा कारोबार कर रहे हैं, तो अगर इस तरह का काम हो तो फिर पॉलिसी पे ही बात होती है ना। यानी आपकी एस्टेब्लिश्ड ओपिनियन है कि अगर हम इंडियन फिल्मों को पाकिस्तान में लगने दे रहे हैं तो बिल्कुल लगने दें, लेकिन इसके जवाब में फिर हमारी फिल्में भी वहाँ लगनी चाहिए। आपका ये ओपिनियन है? सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अभी मैं हूँ शाहिद आफरीदी को वहाँ लगना चाहिए, जिंदा भाग को वहाँ लगना चाहिए, और जितनी फिल्म्स हैं इनको इंडिया में रिलीज़ होना चाहिए पाकिस्तान की एक डेवलपमेंट के ऊपर। ये वो फिल्म्स हैं जो पाकिस्तान का एक नया जॉनरा क्रिएट कर रही हैं फिल्म मेकर्स का। खाली मैं पाकिस्तान में फिल्में नहीं बनाता हूँ, या हम मेरे साथ जितने सैयद नूर हैं या जो और हैं, ये खाली फिल्म्स नहीं बनाते हैं, और भी बहुत से लोग हैं जो फिल्म्स बना रहे हैं। दे आर कमिंग आउट, और अब वो आ रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दें। हमें तो आपने नहीं दी है। गिव देम दी अपॉर्चुनिटी टू गो अब्रॉड, बाहर इंटरनेशनली जा सकें। वो सपोर्ट करें, एक ऐसा सेक्ट बनाएं जो आपके पसंदीदा लोग हैं उनको इकट्ठा करें। ऐसे लोग, उनको जो कागज़ ज़्यादा और काम कम करें, ऐसे लोग इकट्ठे करें और उनको, ताकि हम आपस में ये जाएं बाहर। इस वक्त आपने इस इंडस्ट्री को डेवलप करना है। आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हर बिजनेसमैन को आप जगह देते हैं, उनको पॉलिसी देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं। हम वही सिक्योरिटी मांग रहे हैं जितने आप किसी भी चैम्बर के एक फैक्ट्री के मालिक को देते हैं, वो आप स्टूडियो के मालिक को दें। व्हाई नॉट? हमें वो रेट्स पे हमें बिजली दी जाए जिन पर हम काम कर सकें। माइन्यूट डिटेल्स पे हम जा सकते हैं। देखिए, सियासी बात अगर आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर ये कहूँगा, जो आपकी आइडियोलॉजी के लिए नहीं होना चाहिए, आमरीत नहीं होनी चाहिए। फिर आमरीत कहीं भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सियासी जमातों में भी नहीं होनी चाहिए, सियासी जमातों में नहीं होनी चाहिए, चैनल मालिकान में नहीं होनी चाहिए, कहीं भी नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपल तो फिर हर जगह होता है। प्रिंसिपल हर एक के लिए। अगर वो प्रिंसिपल जो सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए नहीं है, वो प्रिंसिपल नहीं गुलामी होती है। तो मैं उस एस्पेक्ट में आके ज़रा तकलीफ होती है। सो प्रोडक्टिविटी, अगर हम अगर हम किसी सियासी तौर से हम जाते तो हमें बहुत लंबा सर्कल लेना पड़ता। इन चीज़ों को लेने के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंसेस लेनी पड़ती, पता नहीं क्या क्या होता। बट आई थिंक वो जितना भी हम कर सके, वो थैंक यू, बहुत शुक्रिया मैं उनका अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने पहली बार हमारी जो कमर, जो एक सकाफती लाइन ऑफ कंट्रोल पे हम लड़ रहे थे बहुत अरसे से, अकेले, बग़ैर असले के और बग़ैर, आज यकीन करें इस फिल्म के जो हमें सपोर्ट दी है आर्मी ने, उससे ये फील होता है कि हमारी कमर नंगी नहीं है। हमारे साथ कोई कमर लगा के खड़ा है और हमें सपोर्ट दे रहा है, और इतनी ही सपोर्ट होती है। पैसे कोई नहीं मांगता किसी से, नाम नहीं। सो आई थिंक लॉजिस्टिकल जो सपोर्ट है, और फिर इस आइडियोलॉजी पे कि पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल, जो सकाफती लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसके ऊपर हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड हो। इस आइडियोलॉजी के ऊपर ये बात करना और किसका काम है? अच्छा, अभी आजकल के हालात से मुताल्लिक़ है भी ये सवाल, और किसी ना किसी अंदाज से इस मूवी के हवाले से भी। अभी हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जब वॉर ऑन टेरर कह लीजिए, 9/11 के बाद का फॉल आउट है, जो विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स हमें रोज़ाना की बुनियाद पे धमाकों को और सबका सामना करना पड़ रहा है। और एक डिबेट है पूरे मुल्क में कि जनाब अब इन लोगों से कि ये मामला कैसे हल किया जाए, ये बातचीत के ज़रिए हल होगा या कोई दूसरा ऑप्शन अपनाना पड़ेगा। इस फिल्म में भी कुछ इस हवाले से तस्करा है। तो ये आपकी इसमें ओपिनियन क्या है कि ये मामला कैसे जान छूटेगी, ये सारा जो चल रहा है चक्कर? देखिए जी, ये जान जो है वो जिन्होंने बसाई है वो छुड़वाएंगे। जब वो किन्होंने बताई? वो आपको भी, आप माशाल्लाह मेरे से, आपसे ज़्यादा किसे पता होगा। लेकिन फ़र्क फिर वही आ गया ना कि पॉलिसी और है मेरी और आपकी। वो आपकी पॉलिसी है मेरे से पूछना, और मेरी पॉलिसी है बोल देना। लेकिन अच्छा है, ये यकीन कीजिए कि इस पे जितनी रिसर्च और डेटा आपके पास है, मेरे ख्याल में उसका मेरे पास उससे कोई 32 मेगाबाइट गैगाबाइट मेरा कम होगा, टेराबाइट बल्कि। लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट एज अ पाकिस्तानी हमें ये रियलाइज़ करना है कि आपकी और मेरी जो प्रॉब्लम है वो ऐसी ही है जैसे हम दोनों की बहन एक हो। बिल्कुल ठीक।
तो इसी तरह की हमारी प्रॉब्लम्स हैं आपस में, चाहे वो सिक्योरिटी आपकी हो, चाहे वो मेरी हो, whatever it is. We are combined somehow in this time frame, in this century, in this time, in this country, in this city, and we are facing the same problems. करेक्ट। तो इसमें अगर हम एक दूसरे से हम डिबेट करेंगे और पूछेंगे, बल्कि हम प्रोडक्टिविटी में जाएंगे और इकट्ठे एक साथ चलना शुरू करेंगे, तो वो उससे ज़्यादा जल्दी डेवलपमेंट होगी। नहीं तो हम इन्हीं सर्कल्स में फिरते रहेंगे कि आपका ख्याल में क्या है, मेरे ख्याल में क्या है। आई थिंक यू नो बेटर। तो उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये बहुत अच्छी बात है। आई थिंक डायलॉग शुड बी देयर एंड आई एम जस्ट एन एक्टर। एनीथिंग डायलॉग विल लीड टू अ सॉल्यूशन? इट डिपेंड्स। अगर उनका अपना जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकर्स हैं पाकिस्तान में और मुल्कों में, वो जब बैठ के फैसला करेंगे किसी बात का, तो आई थिंक वी हैव टू सी कि लार्जर पिक्चर क्या है। फिर अगेन सही है। इफ़ यू रीड नॉम चॉम्स्की एंड आई विल रिक्वेस्ट दैट यू वुड, तो आई नो कि आप पढ़ते होंगे उनको, तो उनका भी पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट है, उनका भी एक आइडियोलॉजी है। सो आई थिंक गेटिंग टू नो ऑल दिस रियली हेल्प्स यू आउट, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स दैट यू हैव। और मुझे यहाँ रहने में बहुत आसानी होती, समझने में आसानी होती कि ये अखबार तो ये कह रहा है, तो इसके पीछे क्या है, ये क्या नहीं कहना चाह रहा है, मैं वो देखता हूँ। ठीक है। तो अब इस फिल्म में आपने आपके जितने भी डायलॉग्स हैं, इतना वो सारा कुछ इंग्लिश में ही है जी, इंग्लिश में तकरीबन फिल्म वार में। और ये मेरा ख्याल है कैरेक्टर की डिमांड और नहीं, आई थिंक इनके जहन में पहले दिन से था कि इन्होंने वेस्ट को ज़्यादा केटर करना है, इंटरनेशनल रिलीज इन्होंने बनानी है और उसके ऊपर ये ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे। तो आई थिंक दैट वाज अ गुड डिसीजन। और पाकिस्तान में से ये बात निकलना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंडिया में भी इतना इस लेवल का भी ये काम नहीं हो रहा है। सही है। तो अगर इस फिल्म के बाद आई वोंट बी सरप्राइज, बिकॉज जिस पाए के आप अदाकार हैं कि आपको कोई हॉलीवुड से कोई ऑफर है, तो आप सोचेंगे इस पर कुछ? पहले तो मैं ये सोचूंगा कि इधर हॉलीवुड कैसे बनाना है, क्योंकि मुझे पाकिस्तान का जो आई एम द बिगेस्ट स्टेक होल्डर, मेरी इसलिए मैं अपने आप को पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कहता हूँ, क्योंकि मेरी रूह, मेरा दिल, मेरा जिस्म, मेरी औलाद, हम सब इसके लिए यहाँ बैठे हैं। और मैं आई एम श्योर कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, वो सब भी इसी आस पे, इसी तस्बीह पे बैठे हैं कि हम किसी तरह इस मुल्क के हालात अच्छे हों, प्रॉस्पेरिटी आए, हमारे वो जो ब्रेन हो रहा है, दिमाग जो बाहर जा रहे हैं, वो वापस आएँ, पाकिस्तान के लिए काम करें। और कुछ देर के लिए अगर हम इसे लूटना बंद कर दें, मैं अपने लेवल पे मैं अपने लेवल पे, आप अपने, आई एम श्योर कि आप तो नहीं, ठीक बात है, हर बंदा अपने लेवल पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मतलब अपना बेहतर जज आदमी खुद होता है, मुझे पता होता है मैं क्या कर रहा हूँ। सो अगर हम कर भी दें तो इतना गला इकट्ठा हो जाए कि हम फिर सब रोटियां पका सकें, तो आई थिंक दैट बी बेटर, rather than हम एक दूसरे को देखना शुरू कर दें कि ये बड़ा हेल्दी लग रहा है, ये बड़ा मोटा है। तो ये उस फील्ड में जाने से बेहतर, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली साइड पे जाने से पहले, अल्लाह ना करे कि उस तरफ जाने से पहले, हमें आपस की, जो मैं आज देखता हूँ कि हमारी आपस की जो सड़कों पे हम जा रहे हैं, ट्रैफिक है, लोग हैं, आपस की जो कोई किसी को सलाम नहीं करता, नॉट इवन अ स्माइल, दे डोंट इवन पास अ स्माइल। हर इंसान का अपना एक टॉर्चर वो लेके घर से निकलता है और उसी में वो सफ़र करता है और उसी में वो अपने काम पे पहुंचता है और वैसे ही काम करके वो आ जाता है। सो ऑन अ लार्जर स्केल मुझे लग रहा है कि हर चीज़ इमोशनली और वैल्यूज़ के ऊपर डिटीरिएट करना शुरू हो रही है, हमारे आपस के रिलेशनशिप्स ख़राब होना शुरू हो रहे हैं। रिश्तेदार तो दूर की बात है, आम लोगों से हमारे ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो रहे हैं। And it is getting worse day by day, unfortunately. So I think that हमें उस पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है, ना कि हम हर वक्त तो जब तक आपने यहाँ हॉलीवुड नहीं बना लिया, आप हॉलीवुड की फिल्म में काम भी नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे जी। मैं तो अब बिकॉज मैंने जिस तरह आपको बताया था कि मैंने अभी अर्थ एक फिल्म, जी हाँ, महेश भट्ट साहब 1982 में उन्होंने, तो मैंने उसको रीमेक कर रहा हूँ मैं पाकिस्तान में, और वो भी पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको सपोर्ट करने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इंडिया इज़ सच अ जायंट व्हेन इट कम्स टू मेकिंग फिल्म्स, कि जब आप उनसे उनकी प्रोडक्शन से यहाँ डेवलप करना शुरू करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त सबसे फीजिबल है फिल्म बनाने के लिए, सब्जेक्ट्स सबसे ज़्यादा हमारे पास हैं, किसी के पास इतने 20 साल की जंग है, कितने सब्जेक्ट्स होंगे, ऑनगोइंग वॉर भी अनफॉर्चुनेटली, 20 years, तो उसमें हम कितना स्क्रिप्ट निकाल सकते हैं, कितने साने हैं, कितने जल्जले हैं, कितने, सो वी गॉट द इमोशनल पेन, वी कैन क्रिएट अ लव स्टोरी इन इट। तो हमारे पास कंटेंट बहुत है और हमारे पास उसके अलावा टेक्निकल फैसिलिटीज़ जो आप बिल्कुल डिजिटल हैं, हम उस पर आ सकते हैं। सही है। सो मेरा ये था ज़रूर कि जिस तरह अमेरिका का प्रोडक्शन हाउस चाइना है, इस तरह इंडिया का जो फिल्म्स का जो प्रोडक्शन जो है उसको यहाँ डेवलप होना चाहिए, ताकि हम उस पैसे से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें। इंडिया की बात चली तो बिल्कुल आखिर में ये आपके ख्याल में आप देखते हैं, इंडियन फिल्म्स देखते हैं?
मैंने देखता तो हूँ ऑब्वियसली बिकॉज, लेकिन इतना कम देखना होता है बिकॉज एक्टिंग का जो शोबा है इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप हर वक्त स्पंज की तरह एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, एक्सप्रेशंस, टोन्स, नोट, जो आपको चीज़ अच्छी लगती है आप उसको अपनी शख्सियत में आपको पता भी नहीं लग रहा होता और वो आपके अंदर आ रहा उसको कर रहे होते हैं। तो मेरा और कोई वजह नहीं है कि इंडियन फिल्म ना देखने की, मैं देखता हूँ, आई एंजॉय द स्टोरी, अगर कभी बैठ के देखता हूँ। फरहान अख्तर आई रियली लाइक, ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। तो उसके अलावा मुझे जो होता फील ये होता है कि मुझे कहीं मेरा इफेक्ट ना हो काम, सो यू हैव टू शट इट। तो इसलिए हम और कोई वजह नहीं है, और नथिंग अगेंस्ट। और भारत में कोई अदाकार या अदाकारों में कुछ दोस्त वगैरह आपके जिनसे पर्सनल, या वो भी नहीं, बस दोस्ती इतनी है जितनी लाइन ऑफ कंट्रोल पे होती है, जितनी पाकिस्तान और भारत की है ना, तो ठीक है होती है। लेकिन कभी कभी कहीं दुबई में कहीं मुलाकात हो जाए या कहीं गुजर रहे हों या कहीं फलां, वो इस तरह हो गया तो स्पेशली कभी मेरे ख्याल में नहीं बैठे, बिकॉज बहुत ज़रूरी होता है कि इसको हुकूमती लेवल पे किया जाए। अमन की आशा जो है ना, वो जो चले हुए जो हो चुके हैं वो उनसे वो ऐसे नहीं होता है कि आप उनको बिठा के आपस में और पुरानी आइडियोलॉजीज़ या पुरानी लड़ाइयाँ छेड़ना शुरू कर दें। अमन की आशा के लिए अमन की भाषा होना ज़रूरी है पहले। सो बहुत ज़रूरी है कि हम किसी इसको डिफरेंट लेवल पे करें। आप म्यूज़िक के लेवल पे करते हैं, आर्ट के लेवल पे करते हैं, लिटरेचर के लेवल पे करते हैं। सो आई थिंक इस बहुत ब्रॉडर उसमें लें। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर दिस फिल्म वार, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, आपको भी बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।